ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമിടുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। कृषि को लाभदायक मौसम की खबरें हैं और बारिश किसानों की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इतना ही नहीं, हर परिवार की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब तक जो मुझे जानकारी दी गई है उस हिसाब से पिछले 10 वर्ष में जो पानी का भंडार हुआ है इस बार वो करीब करीब 3 गुना हुआ है, जिसका आने वाले दिनों में भी देश के अर्थतंत्र को बहुत लाभ होगा। साथियों, ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। और जब मैं कहता हूं कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, यह हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। देश में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति, इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली ये सफल यात्रा रही है और पूरे सांसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा, जो भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां पर पहुंचाने वाले जो भावी कार्यक्रम हैं उनके लिए भी प्रेरक बनेगा, प्रोत्साहक बनेगा। साथियों, ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी।
जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया, और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा, तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी, और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा, और जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। साथियों, ये दशक हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि शांति और प्रगति कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने के कदम कदम पर प्रगति के एहसास करते रहे हैं। देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार रहा है, लंबे अरसे तक शिकार रहा है। देश आजाद हुआ तब से ये समस्या को हम झेल रहे हैं, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो। कोई प्रारंभ में शुरू हुआ होगा, कोई बाद में शुरू हुआ होगा, लेकिन आज नक्सलवाद का, माओवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है, हमारे देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। साथियों, एक के बाद ऐसी घटनाएं देशभक्ति के लिए, देश की भलाई के लिए संसद में पहुंचे हुए हर माननीय सांसद के लिए गौरव का पल है। और संसद के इस सत्र में ये गौरव गान पूरा देश सुनेगा, हर सांसद से सुनेगा, हर दल से सुनेगा। साथियों, आर्थिक क्षेत्र में भी जब 2014 में आप सबने हमें जिम्मेवारी दी, देश फ्रेजाइल 5
की अवस्था से गुजर रहा था। 2014 के पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पर थे और आज भारत तेज गति से दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इन दिनों 25 करोड़ गरीबों का गरीबी से बाहर निकलना, जिसको विश्व की अनेक संस्थाएं सराहना कर रही है। देश में एक जमाना था 2014 के पहले जब महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था। आज 2% के आसपास आकर के देश के सामान्य मानवी के जीवन में राहत बन गया है, सुविधा बन गया है। लो इन्फ्लेशन के सामने हाई ग्रोथ एक अच्छे विकास यात्रा की दिशा है। साथियों, डिजिटल इंडिया, यूपीआई आज भारत के एक नए सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, पहचान रही है और ज्यादातर देश में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा है। यूपीआई ने फिनटेक की दुनिया में अपने एक नाम कमाया है। रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दुनिया में जितने हो रहे हैं, अकेले भारत में उससे ज्यादा हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक वैश्विक समागम था और उसमें भारत ने बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त की है। आईएलओ का कहना है कि 90 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में अब सोशल सिक्योरिटी के दायरे में हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसी प्रकार से वैश्विक संस्था WHO ने ये कहा है कि भारत अब आंख की जो बीमारी आमतौर पर बारिश के सीजन में ज़्यादा देखी जाती थी, ट्रैकोमा, अब भारत को WHO ने ट्रैकोमा फ्री घोषित किया है। तो आरोग्य के क्षेत्र में भी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण भारत के लिए सिद्धि है। साथियों, पहलगाम की क्रूर अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं
और उसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। विश्व ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने मन के द्वार खोले और इसके लिए ये हमारे सांसदगण, हमारे राजनीतिक दल सराहना करने के मेरे लिए सौभाग्य है। साथियों, हम जानते हैं कि ये स्पिरिट, एक स्वर, एक एकता का वातावरण देश को कितना उत्साह से भर देता है। विजयोत्सव का ये पर्व इस मॉनसून सत्र में भी उसी भाव से प्रकट होगा। देश की सैन्य शक्ति को सराहना करेगा, देश के सामर्थ्य का गौरवगान करेगा और देश के 140 करोड़ नागरिकों को नई प्रेरणा का कारण बनेगा। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के इन प्रयासों को बल दें, सेना के सामर्थ्य की सराहना करें। और मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मॉनसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। मेरी सभी माननीय सांसदों से उत्तम डिबेट चलाने के लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ദീർഘമായി എന്തായിരിക്കും സഭയുടെ ഒരു രീതി, ഭരണപക്ഷം എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നയം എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പതാക അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ പാറിപ്പറന്നു. തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ധൂറിലൂടെ ഇന്ത്യ ശക്തമായ മറുപടി നൽകി. 100% സൈനിക ശക്തി തെളിയിച്ചു. 22 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തത്. പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശക്തിയെ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ കാണിച്ചു നൽകി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനോടകം തന്നെ പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന് ഔദ്യോഗികമായ തുടക്കം ആകും. ശരത്ലാൽ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ശരത്ലാൽ, മോദി നയം വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. എപ്പോൾ ആരംഭിക്കും സമ്മേളനം? ലോക്സഭ രാജ്യസഭ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കും. രാജ്യസഭയിലെ ആദ്യത്തെ സത്യപ്രതിജ്ഞയാണ്. 3 രാഷ്ട്രപതി നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത 3 പുതിയ അംഗങ്ങൾ സാധാരണ മാസം അടക്കം 11 മണിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ. നരേന്ദ്രമോദി പ്രസംഗത്തിൽ എന്താണ് ഇനിയുള്ള വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന്റെ അജണ്ട എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസംഗം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ഓപ്പറേഷൻ സിന്ധൂർ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സൈനിക ശക്തി ലോകം കണ്ടു. പിന്നെ 2, പ്രതിപക്ഷമടക്കമുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഈ
ഐക്യത്തോടെ ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിച്ചു. എംപിമാരുടെ സംഘം വിദേശത്ത് പോയി. ഇതൊക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ. അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ 100% ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വിജയം കണ്ടു, ഇന്ത്യ വിജയം കണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടാനും അദ്ദേഹം തയ്യാറായി. ഏതായാലും പാർലമെന്റിൽ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ സംബന്ധിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്തുമെന്ന് സൂചന നൽകുന്ന ഒരു ആമുഖ പ്രസംഗമാണ് ഇപ്പോൾ ആമുഖ പത്രക്കാരോട് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചത്. ഏതായാലും അതിപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ഒരു ദീർഘനേരം അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര ദീർഘനേരം സാധാരണ പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കാറില്ല. ഈ ഉറപ്പായും ശരത്ലാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര സമയമെടുത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ സമ്മേളനം എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു അഭിസംബോധനയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് കോൺഗ്രസ് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പാർലമെന്റിന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തിൽ തന്നെ. അതായത് ഇത് പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളും അടക്കം ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചർച്ചാ നോട്ടീസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചർച്ച ചെയ്തേക്കുമെന്ന സൂചന കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കുവെക്കുകയാണ്. എന്തായാലും വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ളൊരു സമ്മേളനം, പ്രത്യേകിച്ച് പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനും പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ തിരിച്ചടിക്കും പിന്നാലെ പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ സഖ്യവും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല. അതുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അല്പസമയത്തിനോടകം തന്നെ ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ശരത്ലാലാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.